डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचपी टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी, वो इंटेलिजेंस। दो एस्पेक्ट्स इंटेलिजेंस के, थियरीज पूछी जाती हैं, थियरी से क्वेश्चंस होते हैं, और जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग जिसको आईक्यू टेस्टिंग भी कहते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप कि 2 या 3 वीडियोस में हम इसको खत्म कर पाएंगे। लेट्स प्रोसीड नाउ। देखिए, इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और ये हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत लूजली यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी है, आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने शोध किया है उन लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में जो कहा है वो दरअसल घूम फिरकर 3 बातों पे जोर दिया जाता है। एक, इंटेलिजेंस वो हमारी एबिलिटी है जिससे कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। नॉलेज को अक्वायर करना, प्राप्त करना, उसको बचा के रखना और उसका इस्तेमाल करना, ये इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रॉब्लम्स को पहचानना, जो आपको एक्सपीरियंसेस से नॉलेज मिला है उसका इस्तेमाल करके समस्याओं को पहचानना और उनको समस्याओं को सॉल्व करना, ये 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलिजेंस के। मूलतः आपका जो पर्यावरण है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो आपको जिस तरीके के सिग्नल्स भेजता है उन सिग्नल्स को समझना और उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करना, ये इंटेलिजेंस का बेसिक हॉलमार्क है। एचपी टेट में यूजुअली इंटेलिजेंस की कोई ना कोई डेफिनेशन पूछी जाती है और ये पूछा जाता है ये किसने कहा। तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैंने उनमें से कुछ परिभाषाएं जो एचपी टेट में प्रायः आता है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, और साथ में उन परिभाषाओं से जुड़े जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप कम से कम पहचान लें कि ये किसने कहा हो सकता है। उनमें से कुछ विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो हम जब उनकी थियरीज पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन हम सारे थियरीज नहीं करेंगे, हम वही थियरीज करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेट मी स्टार्ट। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस की परिभाषा वो स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन के हिसाब से जो इंटेलिजेंस है वो जनरल एबिलिटी है जिसमें एजुकेशन ऑफ रिलेशंस एंड एजुकेशन ऑफ कोरिलेट्स। अब ये टर्म क्या है वो हम जब वहां पे पहुंचेंगे स्पीयरमैन पे तब डिस्कस करेंगे। आप इतना ही समझ लें कि यदि मैं आपको बोलूं ह्यूमन बीइंग एंड स्किन का रिलेशनशिप जो है, ह्यूमन बीइंग और स्किन का जो रिलेशनशिप है वो ट्रीज के साथ क्या आएगा, आप कहते हैं बार्क आएगा, छाल। आपने जो ये इंटेलिजेंस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें आपने 2 चीजें देखी। रिलेशन देखा, पहले आपने ह्यूमन बीइंग और स्किन का रिश्ता देखा, फिर ह्यूमन बीइंग किससे कोरिलेट कर रहा है, ट्री से, और स्किन किससे कोरिलेट कर रहा है, बार्क से, पेड़ की छाल से। ये जो एबिलिटी है वो स्पीयरमैन के अनुसार इंटेलिजेंस है। बिने और साइमन बिने बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रेंच स्कॉलर हैं दोनों, क्योंकि पहली बार इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का जो टूल डेवलप किया है, साइकोलॉजिकल टूल, बिनेट ने किया है। तो बिने की जो परिभाषा है बहुत बढ़िया परिभाषा है। उनके हिसाब से आप कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में दिया गया तो इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल, टू रीजन वेल, निर्णय पर पहुंचना, समझना अच्छी तरह से और उसके बारे में अच्छे से कारण प्रस्तुत करना, तर्क प्रस्तुत करना, ये जो है इसको बिने ने कहा। टर्मन, टर्मन का नाम अब ठीक से बिठा लें दिमाग में, क्योंकि टर्मन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है हम आगे पढ़ेंगे। आईक्यू जो शब्द है इन्होंने फ्रेम किया, जो क्वाइन किया एक जर्मन टर्म से, तो टर्मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जनरली पूछा जाता है आईक्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप जो इस्तेमाल करेंगे वो है टर्मन को। इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट्स फॉर्म करने की और उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझने की जो एबिलिटी है उसको टर्मन ने इंटेलिजेंस कहा। पिंटनर की परिभाषा एग्जाम यूजुअली नहीं आती है, लेकिन मेरी फेवरेट परिभाषा है इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली इंटेलिजेंस का पर्पस है अपने आप को अडेप्ट करना, समानुकूलित करना, अपने आप को अनुकूलित करना, ढाल लेना अपने आप को बदलते जीवन के साथ, उसको इंटेलिजेंस कहा है इन्होंने। थॉर्नडाइक ने कहा है ट्रुथ को दिमाग में रखते हुए जो गुड रिस्पॉन्स की शक्ति है वो इंटेलिजेंस है। थर्स्टोन, जिनकी थियरी हम आगे पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो इंस्टिंक्टिव होता है, कोई चीज आई और फट से रिस्पॉन्स उसका होता है, लेकिन
इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स को रोकना, इनहिबिट करना, और इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स को एडजस्ट करना, इसमें अब थोड़ा एरर हो गया है। एडजस्ट और मेंट बाद में आ गया है इंस्टिंक्टिव के, एक्चुअली इंस्टिंक्टिव एडजस्टमेंट होना चाहिए। उसको एडजस्ट करना और फ्लेक्सिबिलिटी लाना, ताकि हर सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स डिफरेंट हो, सिचुएशन के हिसाब से होना, कि इंस्टिंक्टिव हो, जो पहले मन में आए वो ऑटोमेटिक हो। वो इंटेलिजेंस जो है वो माना उन्होंने, कि इंस्टिंक्टिव जो आप रिस्पॉन्स करते हो किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, उसको रोकना और प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रेम करना, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इंटेलिजेंस है। वेशलर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में आईक्यू टेस्टिंग का जो सबसे पॉपुलर टूल है, वो वेशलर ने बहुत पहले बनाया है। वेशलर की एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि यूजुअली लोग बच्चों के लिए बनाते थे आईक्यू टेस्टिंग के, इन्होंने एडल्ट्स के लिए भी बनाया है, विस्क और वैस, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेशलर की भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि जो इंसान उद्देश्य पूर्वक जो काम करता है, तर्क पूर्वक सोचता है और किसी सिचुएशन को इफेक्टिवली डील करता है, इन सबका जो कुल योग जिस क्षमता में है, उसको ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं। पियाजे, आपको याद होगा कि जिससे कि इक्विलिब्रियम या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती हो, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट से एडेप्टेशन में हेल्प मिलती हो, वो इंटेलिजेंस है। स्टर्नबर्ग जो है वो कह रहे हैं कि एक ऐसी कैपेसिटी है इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को ऑटोमेटाइज कर देती है और किस सिचुएशन में क्या बिहेवियर होना चाहिए उसको वो संचालित करती है, ताकि नई सिचुएशन में हम प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकें। और इनके हिसाब से इंटेलिजेंस में 3 एस्पेक्ट्स हैं: मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जिसके बारे में जब हम स्टर्नबर्ग की थियरी करेंगे तब पढ़ेंगे। आइजेंक का ये जो है वो न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। तो इनके हिसाब से जो हमारे इंसान का कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो पार्ट है, उसमें जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन, उसमें कोई भूल चूक ना हो, वो जो एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है। और जो लास्ट परिभाषा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं गार्डनर, जो इंसिडेंटली थॉर्नडाइक के वन ऑफ द स्टूडेंट्स थे। इनकी बहुत मशहूर किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थियरी है वो डेवलप किया। इनका कहना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो योग्यता है, या एक कल्चरल सेटिंग में जो प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल हैं उनको बनाने की योग्यता, वो भी इंटेलिजेंस है। तो इनके हिसाब से सिंगर जो है, वो आर्टिस्ट जो है, वो मूर्तिकार हैं, वो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व तो करते हैं, साथ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो उनके कल्चर में इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये कुछ परिभाषाएं थी, मैंने कुछ चीजें ब्लू में हाईलाइट कर रखी हैं ताकि आप पूरी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स दिमाग में रखिए, और एग्जाम में भी कीवर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो उससे जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट के नाम आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज देखें। इंटेलिजेंस पे सबसे पहले काम करने वाले लोगों में जो एक व्यक्ति थे वो थे गॉल्टन। गॉल्टन बाय द वे चार्ल्स डार्विन के रिलेटिव थे, और बाद में इनके स्टूडेंट कैटल ने इनकी थ्योरी को और आगे ले जाने में योगदान दिया। तो गाल्टन ये कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारे 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 इन्वायरमेंट को समझने का तरीका क्या है, हमारी इंद्रियां। तो वो कहते थे इंद्रियां जितनी हमारी शार्प होंगी, हमारा इंटेलिजेंस लेवल उतना ज्यादा होगा। तो इन्होंने जो रिएक्शन टाइम है, कि हमारी इंद्रियां कितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं, तो जो जितनी जल्दी रिएक्ट करेंगी उतना ही जल्दी इन्वायरमेंट को समझेंगी और उसको प्रॉपरली रिएक्ट करेंगी। तो उसको उन्होंने इंटेलिजेंस माना, और इन्होंने लैब में इसको मापने के तरीके डेवलप किए, और इन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ ही हमारी ये इंटेलिजेंसेस जो है वो डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉसिबल हो पाता है। तो जो बायोलॉजिकल एबिलिटी है सर्वाइव करने की, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां कितनी शार्प हैं, कितनी जल्दी हम एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस को यूज करते हैं और डिसएडवांटेजेस को निगेट कर पाते हैं, वही इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो मतलब इनके लिए इंटेलिजेंस जो था, इट वाज इक्वल टू रिएक्शन टाइम, आप फिजिकली कितनी जल्दी सिचुएशन से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो हो गए गाल्टन। सबसे जो उसके बाद की महत्वपूर्ण थियरी स्पीयरमैन की थियरी है, टू फैक्टर थियरी कहते हैं, जी एंड एस।
इसको आप ठीक से समझिए, इसको आपको बहुत सिंपल है लेकिन एक तरह से देखें तो कॉम्प्लिकेटेड है। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की, जो आपने भी ऑब्जर्व की होगी, लेकिन उन्होंने साइंटिफिकली ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, उन सब स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर एक कॉमन एबिलिटी होती है जो उन स्किल्स को स्पेशल बनाती है। उसको उन्होंने कहा जनरल मेंटल एबिलिटी या जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी जनरली अच्छे होते हैं, हमेशा नहीं, जनरली। उनका ये कहना है कि जो अच्छे होने की एबिलिटी है या एवरेज होने की, वो कहीं ना कहीं एक कॉमन एक फैक्टर है जो सारी एबिलिटीज के अंदर वो होती है। जनरल मेंटल एबिलिटी जैसे वर्बल स्किल है, स्पेशल स्किल है, न्यूमेरिकल स्किल है, मैकेनिकल स्किल है, स्पेसिफिक स्किल है। लेकिन इन स्किल्स में कुछ चीज है जो कॉमन है, उसको उन्होंने जी फैक्टर कहा है। ये इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की। फैक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितना ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पाया कि एक इंटेलिजेंस एरिया में जो व्यक्ति अच्छा है वो दूसरे में भी है। उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि साउंड्स को जो मैथ्स में अच्छा था बच्चा, साउंड्स को भी पहचानने में वो अच्छा था। कुछ चीज ऐसी है इसका मतलब जो हर इंटेलिजेंसेस में कॉमन आती है, तो उसको उन्होंने जी फैक्टर कहा, जो इंडिविजुअल की जनरल इंटेलिजेंस बताती है अक्रॉस मल्टीपल एबिलिटीज। और सेकंड फैक्टर उन्होंने एस बताया, जो कि पर्टिकुलर एरिया में होता है। जैसे आप म्यूजिक में भी आपका नंबर्स का जो सिस्टम है वो काम करता है। आप देखो, आप जब बढ़ई का काम कर रहे हैं वहां भी नंबर का सिस्टम काम करता है, नंबर में तो नंबर का सिस्टम है ही। तो उन्होंने जो चीज कही कि ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक जो कॉमन फैक्टर है उसको जी कहा और जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसको एस कहा। ये जो इमेज है आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अलग अलग एबिलिटीज हैं, मैकेनिकल एबिलिटीज, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। लेकिन जो एक जी फैक्टर है वो इन दोनों में, इन चारों में कॉमन है, इन चारों का जो आधार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो यूजुअली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये कि जी फैक्टर जो जनरल एबिलिटी है, जेनेरिक एबिलिटी है, या जो टू फैक्टर थियरी है वो किसने दी है, तो आपको लिखना है आंसर स्पीयरमैन की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और इनका जो मेथड था इस फैक्टर एनालिसिस मेथड, जो आज भी रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होता है सोशल और बिहेवियरल साइंसेज में, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरे इनके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल है वो थर्स्टन का। उनका जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम में पूछते हैं, पीए में, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का आइडिया किसने दिया। ये कहते थे कि भाई जी नहीं, कई एबिलिटीज हैं जो प्राइमरी हैं। उन्होंने कहा एक सिंगल एबिलिटी नहीं, उन्होंने 7 एबिलिटीज की बात की। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो शब्दों से जुड़ा हुआ है, शब्दकोश से जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स, वर्ड्स उससे जुड़ा हुआ है। रीजनिंग जिसमें रूल्स और रिलेशनशिप्स, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, को रिलेशंस वो देखते हैं, वो रीजनिंग सेकंड प्राइमरी एबिलिटी। तीसरा परसेप्चुअल स्पीड, जो कहीं ना कहीं गाल्टन के आइडिया से मिलता जुलता है, कि आप कितनी जल्दी आपकी इंद्रियां रिएक्ट करती हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को कितनी इजीली आप क्विकली देखते हो। मैं दो सेब आपके सामने रखूं और कहूं बताओ दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो फटाफट फटाफट आप ढूंढ लेते हो। ये परसेप्चुअल एबिलिटी। आपको मैगजीन्स में पहले आता था, दो चित्र एक जैसे दिखते थे, आपसे पूछा जाता था दोनों में 10 अंतर बताएं। परसेप्चुअल स्पीड। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप समझते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल। वर्ड फ्लुएंसी, आप कितनी जल्दी शब्दों को इस्तेमाल करते हो, ढूंढ लेते हो, फ्लुएंटली इस्तेमाल करते हो। एसोसिएटिव मेमोरी, डिजिट्स और कैरेक्टर्स का, जैसे मैंने आपको 10 वर्ड्स 10 डिजिट्स बताया, आप क्विकली उसको रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। तो जो न्यूमेरिकल मेमोरी है उससे वो लिंक्ड है, कैरेक्टर्स को एसोसिएटिव मेमोरी, आप एसोसिएट करके बता पा रहे हो कि नहीं। और आखिरी स्पेशल विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि इसको आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपने अक्सर देखे होंगे कि इस इमेज को यदि राइट एंगल से देखा जाए तो कैसा लगेगा, इसको उलट के देखा जाए तो कैसा लगेगा, इसमें कितने क्यूब्स दिख रहे हैं, कितनी साइड्स दिख रही हैं। ये जो एबिलिटी है वो स्पेशल स्पेस में जब चेंजेस होता है तो आपका ब्रेन उस हिसाब से उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाता है कि नहीं। तो थर्स्टन के ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थे। इसकी डिस्क्रिप्शन है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मैंने कहा वोकेबलरी से जुड़ी हुई है। वर्ड फ्लुएंसी, जैसे मैंने कहा एस से शुरू होने वाले फूड आइटम्स के नाम बताइए। कुछ बच्चे फटाफट 7 8 10 15 बता देंगे, कुछ को सोचने में टाइम लगेगा। इसका मतलब वर्ड फ्लुएंसी एक की बेहतर है, दूसरे की कम है। नंबर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। स्पेस, 2D डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल को आप कैसे विजुअलाइज करते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी रोट मेमोरी से लिंक्ड है। मैंने 10 वर्ड्स बताए, 10 अंक बता रहा आपको, मैंने कहा रिपीट करो तो आप 3 कर पाते हैं कि 4 उससे लिंक्ड है। परसेप्चुअल स्पीड्स, क्लरिकल एग्जाम में आपने देखा होगा 6 एड्रेसेज एक जैसे होते हैं, आपको बताते हैं कि इस पहले एड्रेस से कौन मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, कौन जल्दी पहचानता है। इंडक्टिव रीजनिंग, आप
समझते हैं जब आप मल्टीपल इंस्टांसेस से एक रूल तक पहुंचते हैं। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कैटल हॉर्न कैरल की थियरी। ओरिजिनली एक कैटल की थियरी है, बाद में जिसको हॉर्न ने मॉडिफाई किया, बाद में कैरल ने मॉडिफाई किया। इसको CHC थियरी या हायरार्किकल थियरी भी कहते हैं इसको। वो ये कहते हैं इंटेलिजेंस में बहुत सारे एबिलिटीज हैं। उन्होंने कहा 3 लेवल्स पे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटम 3, स्ट्रेटम समझते हैं आप, स्तर, लेयर, स्ट्रेटम 2 एंड स्ट्रेटम 1। स्ट्रेटम 3 जो था वो हाईएस्ट लेवल पे है, जो आप सिंगल जी फैक्टर जो स्पीयरमैन कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ये। उसके बाद जो है इसके नीचे कुछ जनरल इंटेलिजेंस के नीचे वेल एस्टेब्लिश्ड एबिलिटीज हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी। बट उन स्पेसिफिक एबिलिटीज के नीचे भी नैरो एबिलिटीज हैं जिनको स्ट्रेटम 1 कहते हैं। हॉर्न ने अपनी स्टडी में 70 ढूंढे, बट रिसर्चर्स और इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से वो दिखता है। पहले आप देखें, स्ट्रेटम 3 में जी है, स्ट्रेटम 2 में 8 इंटेलिजेंसेज हैं: fluid intelligence, crystallized intelligence, domain specific knowledge, visual spatial ability, auditory processing, broad retrieval, cognitive processing, decision reaction। ये स्ट्रेटम 2 था। और इनके अंदर फिर उन्होंने इनके पार्ट्स जो है वो इनके अंदर कौन सी एबिलिटीज हैं जो मिलकर स्ट्रेटम 2 बनाती हैं। और ये मतलब आप इसको ऐसे समझें कि बेस जो है वो जनरल एबिलिटी जो सब में होती है, उसके ऊपर तना है जिसमें सेकंड लेवल है, और उसके अंदर और उनके ब्रांचेस हैं। अब इसमें बहुत सारी जो है बाकी हैं, आप देखें, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, मैथ्स की नॉलेज, म्यूजिक की नॉलेज, विजुअल स्पेशियल आपको पता, ऑडिटरी साउंड से जुड़ा हुआ, मेमोरी ब्रॉड रिट्रीवल से जुड़ा हुआ, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, आप कितनी जल्दी आप फास्ट आप वो करते हो, प्रोसेसिंग होती है, रिएक्शन डिसीजन आपको पता है। कैटल का और हॉर्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो पहला और दूसरा कंट्रीब्यूशन है फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।